नेक्स्ट पोएम है बेटा विलियम बटलर येट्स की अमंग स्कूल चिल्ड्रन। Among School Children is a poem by William Butler Yeats. The poem is inspired by poet's visit to convent school. पोएम जो है ये इंस्पायर कहाँ से इंस्पायर है, कहाँ मतलब किस चीज़ से इंस्पायर होकर पोएम लिखता है। एक कॉन्वेंट स्कूल में जाता है वो। और इस पोएम के जो थीम्स हैं, द पोएम पोजेसेस द थीम्स ऑफ एजिंग, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड बॉडी एंड सोल रिलेशनशिप। इसके जो थीम्स है वो एजिंग यानी कि उम्र, बुढ़ापा, बुढ़ापे में जो पुरानी बातें याद करता है पोइट, तो इस तरह बुढ़ापा, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस अस्तित्व, होने या ना होने की यानी कि अस्तित्व की एकता, एंड बॉडी एंड सोल रिलेशनशिप, बॉडी और सोल की रिलेशनशिप। द सेटिंग ऑफ द पोएम इज कॉन्वेंट स्कूल। कहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ होती है पोएम की, वो है कॉन्वेंट स्कूल में। द टोन ऑफ द पोएम इज सीरियस एंड थॉटफुल। पोएम की जो टोन है वो गंभीर है और थॉटफुल है, विचारणीय है। इट इज़ राइमिंग पोएम विद 8 स्टैंजाज। यह एक राइम पोएम है, 8 स्टैंजाज है इसमें। राइम पोएम मतलब गाने योग्य, तुकबंदी है इसमें। द पोएम इज़ अबाउट अ विजिट मेड बाय येट्स टू कॉन्वेंट स्कूल इन वाटरफोर्ड। ये पोएम किस बारे में है, जो येट्स है पोएट है वो कॉन्वेंट स्कूल में जाता है वाटरफोर्ड में 1926 में। वहाँ पे वो एक विजिट करता है उस स्कूल की, तो वहाँ पे उसको कुछ याद आता है अपने पुराने दिनों की बातें, तो इस बारे में ये पोएम है। येट्स विजिट एज अ पब्लिक फिगर बट पोएम इज़ ये क्या है, रिकॉर्ड ऑफ हिज प्राइवेट थॉट्स। एक पब्लिक फिगर बस ऐसे ही चला जाता है स्कूल में, लेकिन जो रिकॉर्ड प्राइवेट ऑफ हिज प्राइवेट थॉट्स, मतलब इस जो कविता में पोएम में जो बाकी चीज़ें उसके प्राइवेट थॉट्स हैं, पर्सनल विचार है उसके। हिज माइंड बिगिन्स टू वंडर एंड ही ड्रीम्स ऑफ हिज लव मॉड गॉन। जब वो स्कूल में जाता है उन बच्चों को देख के उसका दिमाग जो है वो घूम जाता है, मतलब कहीं कहीं चला जाता है, और वो ड्रीम्स, सपने देखता है, मतलब विजन देखता है हिज लव मॉड गॉन, अपनी प्रेमिका मॉड गॉन के बारे में। येट्स अगेन टर्न्स बैक टू द प्रेजेंट moment and thinks that whether Morgan was like any of the young girl इन द स्कूल। अब वो सपना देख के फिर वापस प्रेजेंट में आता है और वो सोचता है कि क्या मोडगोन भी अपने बचपन में इन लड़कियों में से किसी एक जैसी होगी। देन ही पिक्चर्स मोड लेटर इन लाइफ एजिंग। तब वह मोडगोन को लेटर इन लाइफ एजिंग, अब बुढ़ापे के रूप में देखता है, एज ही हिमसेल्फ, जैसा कि वो खुद है अब, जैसे 60 ईयर्स का है। पहले वो अपनी जो प्रेमिका है मोडगोन को उन लड़कियों के साथ कंपेयर करता है कि क्या वो इनमें से किसी जैसी होगी, और फिर वो उसको अपने साथ कंपेयर करता है जैसे कि वो खुद है, यानी कि एजिंग, बुढ़ापे की तरफ। नाउ येट्स मूव्स टुवर्ड्स सेल्फ एनालिसिस। अब येट्स जो है वो सेल्फ एनालिसिस करता है, अपना खुद का एनालाइज करता है फ्रॉम मदर्स पर्सपेक्टिव, और वो एक मदर का पर्सपेक्टिव देता है, मदर का एक एग्जांपल देता है। ए मदर टेक्स केयर ऑफ हर सन। मदर अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखती है, बट ही ब्रेक्स द हार्ट्स ऑफ हिज मदर। लेकिन वो अपनी माता का दिल तोड़ देता है बाय ग्रोइंग एज्ड, बड़ा होके। वो बच्चा बड़ा होता है तब भी उसको अच्छा लगता है, थोड़ा और बड़ा होता है तब भी अच्छा लगता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है तब वो अपनी मदर का जो है हार्ट ब्रेक कर देता है। यानी कि जैसा वो बचपन में बिल्कुल क्यूट सा होता है वो अब ऐसा नहीं रहता। दिस चेंज डिसअपॉइंट्स मदर। ये जो चेंज हुआ है उसके छोटे से बच्चे में से ये बुढ़ापे की तरफ, ये उसकी माता को जो है वो डिसअपॉइंट कर देता है। इन द सेम वे अ नन हु वर्शिप हिज स्टोन फिगर। एक नन मतलब भिक्षुक जो होते हैं वो अपने स्टोन फिगर के पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, आल्सो गेट डिसअपॉइंटेड, वो भी निराश हो जाते हैं। द स्टोन इमेज आल्सो ब्रेक्स द हार्ट ऑफ इट्स वर्शिपर। वो जो स्टोन इमेज है, पत्थर की मूर्ति जो है वो भी अपने पूजा करने वाले की के दिल को तोड़ देती है, बिकॉज इट नेवर चेंजेस, क्योंकि यह बिल्कुल चेंज नहीं होती, चाहे उसके आगे रो लो कुछ कर लो, लेकिन वो मूर्ति एज इट इज़ रहती है, तो इससे भी दिल टूट जाता है। एट द एंड ऑफ द पोएम चेस्टनट ट्री इज गिवन एज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी। और लास्ट में एक चेस्टनट का ट्री होता है, उसको उसका एग्जाम्पल दिया गया है, सुंदरता का एग्जाम्पल। द ट्री एज अ होल लेबर टू प्रोड्यूस इट्स ब्लॉसम। इस ट्री पर फूल आने के लिए, फूल खिलने के लिए पूरे पेड़ को मेहनत करनी पड़ती है। ईच पार्ट इज़ नेसेसरी। हर एक पार्ट नेसेसरी है, मतलब इसका जो तना है, पत्ते हैं, फूल हैं, वो अलग अलग से उनकी कोई ब्यूटी नहीं होती, उन सबको मिलकर, क्योंकि ये ऐसा पेड़ है जब फ्लावरिंग होती है इन सभी पार्ट्स का अपना अपना रोल होता है उसमें। इन द सेम वे, और इसी तरह ए डांसर एंड हर डांसिंग मूवमेंट आर
इनसेपरेबल। एक डांसर और उसकी जो डांसिंग मूवमेंट्स हैं, जो स्टेप्स वो करती है, वो भी इनसेपरेबल है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। द बॉडी शुड नॉट बी टॉर्चर्ड फॉर द सेक ऑफ सोल। और आत्मा की सुरक्षा के लिए, आत्मा के लिए बॉडी को टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि ज़्यादातर ये जो साधु संत वगैरह करते हैं, अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए अपनी बॉडी को कष्ट देते हैं। मतलब ये व्रत वगैरह रखते हैं, जैसे कोई पानी में खड़ा रहता है 2-2 महीने, कोई आग के बीच में बैठा रहता है, तपस्या वगैरह करते हैं जैसे। तो पॉइंट कहता है कि आत्मा की के लिए बॉडी को टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए। द सेम द सोल एंड द बॉडी आर नॉट टू अपोज्ड एंटिटीज़। जो सोल और बॉडी है वो दो विरोधी एंटिटीज़ नहीं है, विरोधी अस्तित्व नहीं है। बोथ शुड एग्जिस्ट इन हार्मनी। दोनों को मतलब एक या हार्मनी, एक बैलेंस में, एक संतुलन में रहना चाहिए। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द चेस्टनट ट्री एंड द डांसर एंड द डांस। और यही बात चेस्टनट ट्री और डांसर और डांस के एग्जाम्पल द्वारा समझाई गई है। इन कंक्लूजन द पोएम इज़ इंस्पायर्ड बाय पोएट्स विजिट टू कॉन्वेंट स्कूल। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो पोएम है लिखने के लिए पोएट कब इंस्पायर हुआ, जब वो कॉन्वेंट स्कूल जाता है। दिस मेडिटेशन डेवलप्स इनटू फिलोसफी विच एडवोकेट यूनिटी बिटवीन पास्ट प्रेजेंट एंड बिटवीन मैन एंड हिज मेमोरीज एंड बिटवीन बॉडी एंड द सोल। और ये जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन होता है सोचना, ध्यान लगाना। यहाँ पे वो जो बातें उसके दिमाग में आई वहाँ पे, तो ये फिलोसफी को डेवलप करता है। विच एडवोकेट, जो इस बात पे जोर देती है, किस पे, यूनिटी बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट के बीच की एकता, बिटवीन मैन एंड हिज मेमोरीज, आदमी और उसकी यादों के बीच की एकता, और बिटवीन बॉडी एंड द सोल, और शरीर और आत्मा के बीच की जो एकता है, इस बात पर जोर दिया गया है। तो